हाँ जी। हेलो दोस्तों, सीबीएसई इकोनॉमिक्स क्लास 12 का टर्म 2 एग्जामिनेशन था आज। आइए डिस्कस करते हैं आंसर शीट, आंसर डिस्कस करते हैं। एंड आई होप कि सबका पेपर अच्छा गया होगा, बट लेट्स सी व्हाट द पेपर एग्जैक्टली इज, है ना। स्टेट एनी 2 प्रिकॉशंस टू बी अडॉप्टेड व्हाइल एस्टिमेटिंग इनकम, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। भाई कोई भी 2 बात लिख दे। जैसे आपको जो है फैक्टर इनकम इंक्लूड करना है, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज ट्रांसफर इनकम में बदले में कोई गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर कोई इनकम आप सेल्फ प्रोड्यूस्ड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज का बात करो तो वो भी इंक्लूड नहीं होता है। तो ये 2 प्रिकॉशंस है जो ध्यान रखने चाहिए नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड के अंदर। या फिर आप ये लिख सकते हो कि भाई लॉटरी इनकम, सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर से जो इनकम आया वो सब इंक्लूड नहीं होता है, वो सब इंक्लूड नेशनल इनकम के अंदर इनकम मेथड में यूज इंक्लूड नहीं होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडिशन। देखो ऐसा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब फाइनल आउटपुट का वैल्यू, जो गुड्स एंड सर्विसेज है फाइनल, उनका वैल्यू इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। बट वैल्यू एडिशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। ठीक है कि नहीं? जी सर। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं जहां पर क्वेश्चन सिंपल है ना। डिफाइन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ वर्कर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। यूटिलिटी, आपको इसमें बस ये बताना है एग्जामिनर को कि हायर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इंडिकेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री आर एम्प्लॉयड, लोअर इज नॉट गुड फॉर द कंट्री या इकोनॉमी एज इट शोज लेसर नंबर ऑफ पीपल बीइंग एम्प्लॉयड। ठीक है ना। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, भाई एयर वाटर पोल्यूशन तुम लिख दो, डिजीजेस लिख दो। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट इज एन एसेंशियल कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड अंडर केनेशियन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। देखो केनेशियन का जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल था वो था AD इक्वल्स टू AS। अभी सवाल है सर यहाँ पर क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला बात। इसमें आपको बताना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन जहाँ पे AD इक्वल्स टू AS तो हो ही रहा है, साथ साथ में ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क आर गेटिंग द वर्क। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो वॉलंटरी नेचर का है, इनवॉलंटरी नेचर का नहीं है। ठीक है, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर एन एबल बॉडीड पर्सन विलिंग टू वर्क डज नॉट गेट वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट। डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट? इल्यूसिडेट ब्रीफली। देखते हैं क्या है। इज अ सिचुएशन इनवॉलंटरी वेयर एन एबल बॉडीड पर्सन अनविलिंग टू वर्क डज नॉट गेट द वर्क एट द। गड़बड़ हो गया ना। इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है कि उसको वर्क करना है, विलिंग टू वर्क। यहाँ पे अनविलिंग कैसे लिखा है? दैट पर्सन इज विलिंग टू वर्क यार, बट इज नॉट एबल टू फाइंड द वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। ठीक है। स्टेट एंड डिस्कस एनी वन कंपोनेंट ऑफ AD इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो यार 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर देखो एग्रीगेट डिमांड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। अगर आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में बात करो तो लिख दो कि एक होता है ऑटोनॉमस, एक होता है इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमस होता है जो इनकम लेवल पर डिपेंड नहीं करता, इंड्यूस्ड होता है जो इनकम लेवल पर डिपेंड करता है। और फिर अगर C को डिस्क्राइब कर रहे हो तो लिख दो A + BY। और क्या? कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल फॉर एन इमेजिनरी इकोनॉमी इफ इट इज गिवन दैट C ये दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम इनकम बोला गया अपने को, लेवल ऑफ इनकम। ओके, ADA इक्वल्स टू AS होता है। AS को अपने बोलते हैं इक्विलिब्रियल लेवल, बट जो डेटा दिया हुआ है वो AD के लिए दिया हुआ है, तो वी विल डू दैट, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो AD होता है आपका C + I। आप लोग देखो कंजम्पशन है आपका 500 + 0.8 + 0.8, यहां पर ध्यान से सुनना, +0.8। अच्छा, AS अब क्या करो, Y की तरह ले लो क्योंकि इनकम है। AS इक्वल्स टू AD ना, तो Y इक्वल्स टू कंजम्पशन कितना है 500 + 0.8 Y, करेक्ट है, प्लस I मतलब ऑटोनॉमस, तो यानी कि ये 1000 हो गया। दोस्तों अगर आप लोग देखो ये 1500 इधर हो गया, 0.8 Y उधर जाएगा, तो 0.2 Y इक्वल्स टू आपका कितना आ गया 1500 आ गया। करेक्ट है सर, बात तो सही है सर, समझ गए ना, क्योंकि 0.8 Y उधर गया तो Y आपका हो गया 1500 by 0.2। अग्रीड? तो इंटू 5 7500 कैलकुलेशन देख लेना इसका, आई बिलीव 7500 आएगा, तो 7500 रुपीज 7500 करोड़ विल बी दी आंसर। अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चंस लग रहे हैं अभी तक तो। लेट्स सी, कंपेयर एनी 2 पैरामीटर्स ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड चाइना। तो ऐसा है कि कोई भी 2 पैरामीटर को कंपेयर करना है तो आप ये देख लो,
एक HDI रैंक कर लो, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी कर लो, तो आप देखो, आप ऐसा बोल सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर ये बेटर है चाइना का, इसका मतलब चाइना में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ चाइना में बेटर है, इसका मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना में बेटर है, न्यूट्रिशनल फैसिलिटीज बेटर है। सीधी सी बात है। डिस्कस ब्रीफली द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। आप लोग को मेरा हर क्लास में बताया हुआ, इनफैक्ट यूट्यूब पे अलग से आपके लिए वीडियो शेयर कर दिए थे जिसमें बताए थे डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को, जिसमें मैंने बताया था कि एक फार्मर वीट को सेल कर रहा है एक ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। अब फार्मर का वीट का आउटपुट का वैल्यू 10 रुपीज़ है, ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अल्टीमेट आउटपुट का वैल्यू 30 है। तो इनकम कंप्यूट करते टाइम नेशनल इनकम आप 10 और 30 दोनों को ऐड मत कीजिए, गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये जो 10 है वो तो इस 30 में भी इंक्लूडेड है। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। क्या एग्जांपल है, सिंपल क्वेश्चन है। रियल जीडीपी का मतलब एक ऐसा जीडीपी जहां पर हम लोग कंप्यूट करते हैं क्वांटिटी इनटू प्राइस ऑफ बेस ईयर, और नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर क्वांटिटी इनटू करंट ईयर प्राइस। इसीलिए इसको जीडीपी एट करंट प्राइसेस बोलते हैं, और इसको जीडीपी, रियल जीडीपी को जीडीपी एट बेस ईयर प्राइसेस बोलते हैं। ठीक है ना, एक में इन्फ्लेशन कंसीडर हो रहा है, एक में नहीं। ठीक है कि नहीं? इसमें आप वो टेबल बना सकते हो क्योंकि न्यूमेरिकल एग्जांपल मांगा है, वो क्वांटिटी प्राइस वाला। रियल जीडीपी कंप्यूट करते टाइम आप दिखाइएगा सारा गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू को ऐड करके, क्वांटिटी करंट ईयर का रियल जीडीपी के केस में, प्राइस बेस ईयर का, और नॉमिनल जीडीपी के केस में क्वांटिटी भी करंट ईयर का, प्राइस भी करंट ईयर का। इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी प्लान्ड सेविंग्स फॉल शॉर्ट ऑफ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आपको यहाँ पर सिंपल सा बात बोल रहा है कि सेविंग्स इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। तो यार अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से लेस है, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड मोर होगा, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड मोर होगा। एग्रीगेट डिमांड विल बी मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, लीडिंग टू एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप एंड सो ऑन, प्राइसेस विल राइज। यहां पर जो है डिफाइन इन्फ्लेशनरी गैप। हाँ, प्लान्ड सेविंग शॉर्ट है ना, तो मतलब कंजम्पशन बेसी हो रहा है। ठीक है ना। डिफाइन इन्फ्लेशनरी गैप, ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो, यहाँ पे प्राइसेस राइज होते हैं। स्टेट हाउ द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। गवर्नमेंट लोगों का परचेजिंग पावर कम कर सकता है, टैक्सेस इंक्रीज कर सकता है, हाँ कि ना। तो यूजिंग द टैक्सेशन पॉलिसी है, तो टैक्स को इंक्रीज करना है बोलेंगे अपने, जिससे लोगों का परचेजिंग पावर कम हो और एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली नीचे जाए। India and Pakistan initiated their journey of development nearly at the same time, yet the two economies have traveled different distances. Justify the statement with valued arguments. हाँ, इसमें पहले आप एक दो डेटा अगर याद है तो वो दे दीजिए, वरना कुल मिलाकर आपको बात क्या करना है, आपको बताना है कि पाकिस्तान अपना 1988 में LPG पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया था, जबकि इंडिया फोर्सफुली 1991 में IMF और वर्ल्ड बैंक के अंदर आके करना पड़ा। फिर आप लोग को ये बताना चाहिए इधर पे कि ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान का आज तक जो रिलायंस है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर पर ज़्यादा है, और साथ ही साथ रिलायंस तो अपना भी एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ज़्यादा है, बट पाकिस्तान आज भी लार्जली वेदर पर डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के लिए। इरिगेशन डेवलप नहीं किया, इंडिया में इरिगेशन काफ़ी हद तक डेवलप हुआ है। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं जिसके आसपास आप कर सकते हो बातचीत। अच्छा, क्या है, एस्टिमेट ऑफ मिसिंग वैल्यूज इफ द GDP एट FC बाई, अच्छा, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इफ द वैल्यू ऑफ GDP एट FC बाई एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। अच्छा, मतलब दोनों मेथड से GDP एट FC यही है, लेकिन अपने को याद है सारे एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, तो कहाँ पहुंचते हैं, GDP एट MP पे, इनकम मेथड में NDP एट FC पे। सही है। मिसिंग फिगर क्या था, ये, वाओ। तो एक जगह पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिसिंग और एक जगह पे ऑपरेटिंग सरप्लस जो इन्होंने मिसिंग रखा है। तो लेट्स सी, एक्सपेंडिचर मेथड वाला पहले देख लेते हैं। तो भाई देखो, ऐसा है कि एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर ये 210 हो गया, साइड रखो, और क्या एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। चेंज इन स्टॉक, ये भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। ठीक है। गवर्नमेंट नेट एक्सपोर्ट्स है क्या, ये रहा -20, ये भी एक्सपेंडिचर है। तो आप लोग यहाँ पर देखो, ये 280, 340 और -20, आपका 320 आ रहा है। लेकिन दोस्त ये तो आपका GDP एट MP है, हमें बोला गया GDP एट FC के लिए। अभी रुक जाना, हाँ मुझे पता है कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कुछ होगा, बिल्कुल, पर मान लीजिए कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ने के बाद X ले लेते हैं उसको, ये आएगा GDP एट MP। हमें दिया गया FC, मतलब सर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी घटाइए, मतलब -20 घटाइए।
-20 घटाइए, इक्वल्स टू आपका जो आएगा वो आएगा फिर 370 करोड़। ठीक है ना। तो दोस्त अगर मैं देखूं तो 320 - 20 300 उधर चला गया तो x = 70। तो जो बच्चा करके मेरे को PDF भेजा था, युग उसका नाम है, उसने भी ये आंसर सही लिखा बिकॉज उन्होंने 70 लिखा है। ठीक है ना। सेम तरीके से इनकम मेथड में भी आपको करना है, बस इस बार याद रखिएगा इनकम मेथड में आप NDP/FC पे पहुंचेंगे सारा इनकम को ऐड करके, तो आप डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दीजिए। अब आइए मैं आप लोगों को ये करने में हेल्प कर देता हूँ। चलिए देखते हैं, सारा इनकम को जोड़िए ना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना आपका 175 है, ये एक इनकम है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है, ठीक है कि नहीं है, यहाँ पर ध्यान से सुनना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्राइवेट फाइनल का नहीं, एक्सपेंडिचर को एक बार छोड़ो, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना ही है, 175 है, ऑपरेटिंग सरप्लस अपने को निकालना ही है। ठीक है, और क्या है सर, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे? अलग से इंक्लूड करने का दरकार नहीं है बिकॉज इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है ना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ऑपरेटिंग सरप्लस जोड़ दिया आप लोगों ने। और क्या है यहाँ पर इनकम के अंदर, लेट मी, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये मिला 40 मुझे, है कि नहीं है, ये मिला 40 मुझे। ऑपरेटिंग सरप्लस पता नहीं, तो ये आपका आया 215 है ना, 175 और ये 215 आया है कि ना। लेकिन ये आपका क्या आया 215, अगर मैं सारा जोड़ भी देता हूँ 215 प्लस OS, ये आपका आएगा NDP/FC, लेकिन आपको दिया हुआ G, तो मतलब सर ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दीजिए सर आप। डेप्रिसिएशन कहाँ गया, ये रहा 70, ऐड बैक कर दिया मैं। सो दोस्तों ये मेरा कुल मिलाकर आ गया 110 यहाँ पर और 285 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस जो है मेरा वो किसके बराबर है, 370 के बराबर है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना हो गया दोस्तों, 370 - 285। याद रखना कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो अलग से ऐड नहीं करेंगे आप। तो 85 ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा 85। ठीक है, बच्चा बिल्कुल ठीक लिखा है, शाबाश मेरे बच्चे। आगे देखते हैं सर, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। हाँ, स्टेट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि द इंस्टेंसेज आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, द इंस्टेंसेज ऑफ डिजीज बीइंग प्रेजेंट एंड बीइंग बोर्न इन अ पर्टिकुलर कंट्री। जैसे इंडिया का 20% ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज है, और मोर्टेलिटी रेट मतलब हाउ मेनी पीपल आर डाइंग आउट ऑफ एवरी 1000 इन अ ईयर इन अ कंट्री, है ना। डिस्कस ब्रीफली व्हाई लेस वुमेन आर फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। आप इसमें ये बता सकते हो कि यार इन इंडिया जनरली women are catering to the household needs, you know, they are serving as housewives, they need to pay attention to the needs of the family, the children, and hence they cannot afford to be regular at the work। क्वेश्चन पूछा इसलिए, उस अकॉर्डिंग आपको फिर आंसर देना है। why regularly salaried employees are generally more in urban areas than in rural areas। आपको बोलना है बिकॉज अर्बन एरिया में लोगों का जो एडुकेशन लेवल्स है वो बेटर है, लोगों के पास फैसिलिटीज है जो बेटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बेटर है। स्टेट एनी 2 मेन ड्रॉबैक, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है अर्बन एरियाज में वो बेटर है बिकॉज फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज और कंपनीज ज्यादा है इन अर्बन एरियाज में। स्टेट 2 मेन ड्रॉबैक्स ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। तो ऐसा है कि आप बता दो नंबर ऑफ बेड्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स फॉर द पेशेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 4% ऑफ द GDP है। ये बातें आपको बतानी है इधर पे, केस बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बड़ा कहानी है, ब्ला 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 ब्ला। क्वेश्चन देखते हैं ना सीधा। एनालाइज द नेचर ऑफ इंडियन वर्कफोर्स फॉर द 4th क्वार्टर, 2 इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ कोविड पेंडेमिक, है ना। हाँ सर, ये रहा Q4, ये रहा, सब जगह पे इंप्रूवमेंट दिख रहा है Q4 में। पहला बात तो ये रहा, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, तो सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट ने टू मिटिगेट द टफ प्रॉब्लम्स फेस्ड। ये मेन बात है जो आपको इसमें डिस्क्राइब करना है, गवर्नमेंट का इफेक्टिव पॉलिसी रिस्पॉन्सेज और ये सब, है ना। तो ये है जी ओवरऑल आपका पेपर। आई होप आप लोग सबने बढ़िया दिया होगा। अब आप लोग अटैक कीजिए अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ। आई बिलीव मैथ्स है। सो गुड लक एवरीवन, बाय बाय।